नमस्कार। मैं गुलाब मीना, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, बाबू शोभाराम, राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। बच्चों, आज हम करेंगे डेविड स्टन के राजनीतिक व्यवस्था संबंधी अध्ययन। इससे पूर्व की वीडियो जो हमने राजनीतिक व्यवस्था का अर्थ एवं परिभाषा, उसकी विशेषताएं और राजनीतिक व्यवस्था के कार्यों का अध्ययन किया था। आज हम करेंगे डेविड स्टन की राजनीतिक व्यवस्था संबंधी अध्ययन या डेविड स्टन का व्यवस्था सिद्धांत, या दूसरा नाम दें तो डेविड स्टन का निवेश निर्गत सिद्धांत संबंधी अध्ययन। राजनीतिक अध्ययनों में व्यवस्था की अवधारणा का प्रयोग करने वाले विद्वानों में स्टन ही सर्वप्रथम और सर्वप्रमुख विद्वान माना जाता है। उनकी 1953 में प्रकाशित पुस्तक द पॉलिटिकल सिस्टम में उन्होंने राजनीति विज्ञान में एक सामान्य सिद्धांत निर्माण का विचार प्रस्तुत किया था। डेविड स्टन ने राजनीतिक व्यवस्था की व्याख्या करते हुए लिखा है कि उन अंतःक्रियाओं को जिनसे समाज में मूल्यों का आधिकारिक निर्धारण होता है, राजनीतिक व्यवस्था कहते हैं। उनके अनुसार राजनीतिक व्यवस्था एक खुली और स्वयं समझनीय व्यवस्था है जो एक वातावरण में कार्य करती है। और राजनीतिक व्यवस्था का पर्यावरण दो प्रकार का होता है। पहला अंतः सामाजिक पर्यावरण, जिसमें पारिस्थितिकीय, जीवशास्त्रीय, व्यक्तित्व और सामाजिक व्यवस्था इत्यादि सम्मिलित किए जाते हैं। दूसरा अतिरिक्त सामाजिक पर्यावरण, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय पारिस्थितिकीय, अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक व्यवस्था का पर्यावरण सम्मिलित किया जाता है। राजनीतिक व्यवस्था की व्याख्या को अधिक स्पष्ट करने के लिए स्टन ने राजनीतिक व्यवस्था के 3 संकटों का विस्तार से विवेचन किया है। उनके अनुसार हर राजनीतिक व्यवस्था में 3 महत्वपूर्ण संगठक होते हैं जिनसे राजनीतिक व्यवस्था सक्रियता प्राप्त करती है। ये 3 संगठक है। फर्स्ट, राजनीतिक व्यवस्था के निवेश, दूसरा मांगों का रूपांतरण और तीसरा राजनीतिक व्यवस्था के निर्गत। राजनीतिक व्यवस्था के निवेश। स्टन राजनीतिक व्यवस्था के निवेश में मांगों और समर्थनों को सम्मिलित करता है। मांगों को स्टन ने शासकों को संबोधित विन्यासित आकांक्षाएं या अपेक्षाएं कहा है। हर राजनीतिक व्यवस्था में हर क्षण असंख्य आवश्यकताएं और अपेक्षाएं विद्यमान रहती हैं, किंतु इनमें से कुछ को छोड़कर अधिकांश प्रभावकारी सामाजिक स्तर प्राप्त नहीं कर सकती। राजनीतिक व्यवस्था में इस प्रकार की जो मांगे होती हैं, मांगे व्यवस्था में दबावों के संभावित स्रोत होती हैं। व्यवस्था का दबाव 2 प्रकार का होता है, एक आयतनिक दबाव और दूसरा मात्रात्मक दबाव। स्टन के अनुसार मांगे कई प्रकार की हो सकती हैं। संकीर्ण, विशिष्ट, सामान्य, जिनको व्यक्त करने वाले लोगों तथा उनके उद्देश्यों पर निर्भर करता है। मांगों की एक निर्दिष्ट दिशा होती है, उनका बहाव सदैव सत्ता की ओर होता है। मांगों के 2 रूप होते हैं, सुझाव और निर्देश। मांगे 2 प्रकार की होती है। मांगे 2 प्रकार की होती हैं, स्पष्ट और तथा अस्पष्ट। मांगे व्यक्तिगत स्वार्थ तथा जनहित दोनों से संबंधित हो सकती हैं। स्टन के अनुसार निवेश का दूसरा पक्ष है समर्थन। समर्थन राजनीतिक वस्तुओं की तरफ अभिमुखी होते हैं। यह समर्थन सकारात्मक, नकारात्मक, अभिवृतात्मक, प्रकट या प्रकट कई प्रकार के हो सकते हैं। समर्थन शासकों, शासन व्यवस्था, स्वयं राजनीतिक व्यवस्था के प्रति राजनीतिक समुदाय की नकारात्मक या सकारात्मक प्रतिक्रिया की अभिव्यक्ति होते हैं। समर्थन शासकों, सत्ता व मूल्य व्यवस्था तथा संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था के प्रति राजनीतिक समुदाय की इनके अनुकूल या प्रतिकूल प्रतिक्रिया की अभिव्यक्ति करते हैं। समर्थन एक महत्वपूर्ण निवेश है जिसकी होने या न होने से महत्वपूर्ण परिणाम निकलते हैं। बिना समर्थन के मांगों का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता है। यह एक ऐसा बल है जो अधिकारियों का ध्यान मांगों की ओर आकर्षित करता है। समर्थन एक ऐसी कड़ी है जो राजनीतिक व्यवस्था को पर्यावरण से जोड़ती है। यदि अधिकारियों को व्यवस्था में समर्थन प्राप्त नहीं तो मांगों का निवेश के रूप में विधायन करना संभव नहीं हो पाता।
बिना समर्थन के शासन में स्थिरता नहीं आ पाती। सामाजिक एकता बनाए रखने के लिए समर्थन आवश्यक है। इस प्रकार ईस्टर्न राजनीति व्यवस्था के निवेश मांगों और समर्थनों को मानता है। इनमें पहला व्यवस्था पर दबाव डालना है और दूसरा राजनीतिक व्यवस्था सत्ता व्यवस्था और शासकों के प्रति जन समुदाय के अनुकूल या प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की अभिव्यक्ति है। मांगों की तरह समर्थन भी कई प्रकार के होते हैं और सबका प्रभाव राजनीतिक व्यवस्था को सक्रिय बनाने वाला होता है। ये सक्रियता समर्थनों के अनुकूल होने पर व्यवस्था की पोषक और समर्थनों के प्रतिकूल होने पर व्यवस्था की शोषक बन जाती है। नेक्स्ट आता है मांगों का रूपांतरण। मांगों के रूपांतरण की प्रक्रिया उन तरीकों को कहा जाता है जिनसे राजनीतिक व्यवस्था अपने समर्थनों और साधनों का प्रयोग सत्ताओं या शासकों को संबोधित मांगों को अस्वीकार करने, उनको पूरा करने या उनमें हेरफेर करने के लिए करती है। ईस्टर्न का मत है कि शासकों की संबंधित मांगों को भिन्न भिन्न तरीकों से संबोधित किया जा सकता है। इनकी 4 विधियां उन्होंने प्रमुख मानी है। फर्स्ट है, कुछ मांगे प्रत्यक्ष रूप से नकारात्मक या सकारात्मक ढंग से पूरी कर दी जाती हैं, जैसे नौकरी दे दी जाती है या इसके लिए मना कर दिया जाता है। दूसरा, अधिकांश मांगे एक सामान्य मांग में बदली जाती है और उनका सामान्य नियम बनाकर सामान्य समाधान कर दिया जाता है। तीसरा, कई मांगों को सामान्य हित के मुद्दों में परिवर्तित कर दिया जाता है जिससे वे सामान्य नियम बनाने के स्तर तक महत्व प्राप्त कर सके और उसके बाद सामान्य नियम बनाकर उनका सामान्य समाधान कर दिया जाता है। चौथा है, मांगों की पहले संख्या कम की जाती है, फिर उन्हें लोक कल्याण की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं में परिवर्तित करके पूरा कर दिया जाता है। सामान्यतः मांगों को पूरा करने के लिए मांगों का न्यूनीकरण किया जाता है। न्यूनीकरण के कई तरीके और कई रूप हो सकते हैं। उनमें 3 प्रमुख डेविड ईस्टर्न ने माने हैं। पहला है, मांगों का समूहीकरण और संयुक्तिकरण किया जाता है, जिसमें एक सी मांगों या तुलनीय मांगों को एक साथ करके उन सबका सामान्य उपचार कर दिया जाता है। दूसरा विधि है अंतर व्यवस्थाएं। इसमें मांगों को कुछ दरवाजे पार करके ही आगे बढ़ने देने के कारण अनेक मांगें द्वारपालों द्वारा रोक दी जाती हैं। इन द्वारों से मांगों के पार होने के लिए कुछ शर्तें होती हैं। इन शर्तों को पूरा करने पर ही मांग व्यवस्था में रूपांतरण के लिए आगे बढ़ सकती है। ऐसे दरवाजे हर राजनीतिक व्यवस्था में संसदों, न्यायपालिकाओं या प्रशासकों के रूप में होते हैं। जो मांगे केवल इन द्वारों से गुजर कर ही निर्णय सत्ताओं के पास आने के लक्षणों वाली होती हैं, उनको अनिवार्यतः इन्हीं मार्गों से आगे बढ़ना होता है और इस प्रक्रिया में मांगों की संख्या कम हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए, कोई मांग केवल संसद द्वारा स्वीकार होने पर ही पूरी की जा सकती है और संसद में इस मार्ग का पर्याप्त समर्थन नहीं हो तो ये मांग संसद रूपी द्वार पर ही रुक जाएगी और आगे नहीं बढ़ पाएगी। इस तरह के दरवाजों पर वह सब मांगें रोक दी जाती हैं जो व्यवस्था या साधनों के अनुरूप नहीं होती। तीसरी विधि है मांगों को मुद्दों में बदलना, अर्थात मांग को महत्वीय दृष्टि से ऊपर उठना। ये काम स्वयं शासक कर सकते हैं या राजनीतिक समुदाय भी ऐसा कर सकता है। इससे मांग सामान्य महत्व प्राप्त कर लेती है, जिससे उसका सकारात्मक या नकारात्मक समाधान करने के लिए सामान्य नियमों का निर्माण करना आसान हो जाता है। कभी कभी ऐसा मांग को अनुचित ठहराने के लिए भी किया जा सकता है। मांगों के रूपांतरण की प्रक्रिया बहुत महत्व रखती है क्योंकि इसके द्वारा शासकों का समर्थन घट या बढ़ सकता है। उस अवस्था में मांगों के रूपांतरण प्रक्रिया समर्थन में घटाव लाती है। फर्स्ट है, राजनीतिक समुदाय के किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की मांग को पूरा करने में शासक असफल हो जाते हो। दूसरा, मांगों में से उचित मांग को पहचान कर उसको पूरा करने में असफल हो। तीसरा, शासकों का मांगों के बारे में किए गए निर्णय ही ठीक न हो, तब मांगों की रूपांतर प्रक्रिया शासकों के समर्थन में कमी ला सकती है। समर्थनों में कमी आने के कारण अभिवृत्तियों में फूट पड़ने लगती है और समूह में ऐसे संघर्ष होने लगते हैं जो व्यवस्था की एकता और ठोसता के लिए खतरनाक हो सकते हैं। ईस्टर्न का मत है कि राजनीतिक व्यवस्था के समर्थन में घटाव या कमी संपूर्ण व्यवस्था के लिए घातक हो सकता है। इसलिए हर राजनीतिक व्यवस्था में समर्थन के घटाव या कमी को रोकने के लिए कई साधन अपनाए जाते हैं, जिनमें सामान्यतः 3 प्रमुख हैं। फर्स्ट है, फूट और विभेदों को सीधे कम करने से समर्थन कम करने वाला कारण दूर हो जाता है। इसके लिए राजनीतिक व्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन लाए जा सकते हैं। राजनीतिक व्यवस्था को अधिक लचीला बनाया जा सकता है या व्यवस्था का विभिन्नीकरण कर दिया जाता है। अनेक बार फूट या मतभेदों को दूर करने के लिए दमनकारी उपाय भी अपनाए जाते हैं। फूट या मतभेद उत्पन्न करने वाला अल्पसंख्यक के छोटे समूह को दबाकर
यह किया जाता है। दूसरा, समर्थनों के भंडार बनाकर भी कम होते समर्थन पर रोक लगाई जा सकती है। यह सबसे प्रभावी साधन माना जाता है। इसमें राजनीतिक श्रेय देकर पहले से ही समर्थक भंडार रखे जाते हैं, जो आवश्यकता पड़ने पर जोर जोर से समर्थन के लिए आगे आ जाते हैं। तीसरा, समर्थकों को पुरस्कृत करके भी समर्थनों का कटाव रोका जाता है। इसमें सत्ता के समर्थकों को प्रत्यक्ष प्रोत्साहन दिया जाता है। ऐसा सामान्यतः सरकार को राजनीतिक व्यवस्था की कीमत पर ही करना पड़ता है। इस प्रकार समर्थन में कटाव को रोकने का सर्वाधिक स्थायी माध्यम समर्थनों के भंडार बनाना ही माना जाता है। ये एक तरह से विस्तृत समर्थन माना जाता है, जिसमें विचारधाराओं, संरचनात्मक अभिकरणों और व्यक्तिगत गुणों का भी योगदान होता है। उदाहरण के लिए, नेताओं में से कोई चमत्कारिक व्यक्तित्व वाला नेता सीधे जनता से शासन और राजनीतिक व्यवस्था का समर्थन करने का अनुरोध करके अचानक ही जन सहानुभूति और समर्थन प्राप्त कर सकता है। इसी तरह विचारधारा भी समर्थन प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मांगों का रूपांतरण इस तरह करना होता है कि जिससे समर्थन बढ़े, और समर्थन में कुछ मांगों के कारण कटाव आता है तो उसको रोकने के लिए विविध साधनों में से किसी एक को या तीनों को अपनाकर समर्थन में वृद्धि की जा सके। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे राजनीतिक व्यवस्था के निर्गत संबंधी अध्ययन।